जय हिंद साथियों। 19 से 21 अक्टूबर का करंट द्वारा संजय लुणावत। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पंजाब सरकार ने 4 विधेयक पेश किए। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर यदि धान यानी चावल और गेहूं उनकी खरीदी बिक्री पर 3 वर्ष की सजा और जुर्माना लगाने का जो प्रावधान किया है। अब कभी क्वेश्चन पूछे कि किस राज्य में सबसे पहले इस तरह का 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है एमएसपी से कम खरीद पर, तो आपका जवाब होना चाहिए पंजाब। कभी ये पूछे कि ऐसा पहला राज्य बताइए जिसने केंद्र के कृषि कानून और प्रस्तावित बिजली विधेयकों को खारिज कर दिया है, तो वह भी है पंजाब। अब इसी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो जो 4 विधेयक है ना, उसमें से पहला जो बिल है एमएसपी से कम पर सजा का प्रावधान अभी बता ही दिया है। दूसरा बिल है खरीद को यकीनी यानी आवश्यक बनाने संबंधी प्रावधान। तीसरा बिल है जमाखोरी और बाजारी को रोकने के लिए। और चौथा बिल है कि 2.5 एकड़ से कम जमीन वाले जो छोटे किसान हैं ना, उनकी जमीन कुर्क नहीं होगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस संबंधी यदि कोई विवाद हो तो उसके निपटारे के लिए किसानों को न्यायालय में जाने की छूट दी गई है। अब इस इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है जिसमें से हर हाल में परीक्षा में क्वेश्चन आने के चांस है, उसके रिगार्डिंग राजस्थान का फैक्ट देख लीजिए। राजस्थान में 7 लाख किसान हैं और कुल पैदावार की मात्र 25% ही एमएसपी पर बिकती है, बाकी बाजार मूल्य पर बेची जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान से इम्पोर्टेंट फैक्ट है रुमा देवी बाड़मेर की है और टेक्सटाइल डिजाइनिंग में काफ़ी इनका नाम है। इन पर क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। अब क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर है और चीफ डिजाइनर है। हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुमा देवी को। मानद पीएचडी की उपाधि भी मिल चुकी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप भी इन्हें मिल चुकी है और कौन बनेगा करोड़पति के कर्मवीर स्पेशल शो में शामिल हो चुकी है। नेक्स्ट, राजस्थान में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का मानदेय कितना कर दिया गया है? 14,000 रुपये। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एमबीबीएस की फुल फॉर्म है बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने रुमा देवी के लिए पढ़ा था कि उन्हें मानद पीएचडी दी गई, तो पीएचडी की फुल फॉर्म भी होता है डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है राजस्थान राज्य सूचना आयोग, उसने भी एक फैसला दिया है कि किसी अधिवक्ता यानी एडवोकेट या वकील को भारतीय नागरिक नहीं मानकर सूचना देने से इनकार करना कानूनन खिलाफ है। सूचना का अधिकार आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 की धारा 3 के तहत अगर किसी व्यवसाय को नागरिक की श्रेणी में नहीं होकर सूचना प्राप्ति से अपात्र माना जाता है तो यह गलत है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आरटीआई संविधान के तहत 3रे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनमें यह 19(1) क के तहत लिया गया है आरटीआई। और कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए बता दूं कि जो आरटीई है वो अनुच्छेद 21(1) क में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर वीके पाल। उनकी अगुवाई में विशेषज्ञों की एक कमेटी यानी टास्क फोर्स बना चुकी है जिसका काम है कोरोना वाली जो महामारी है उससे निपटना। यह कमेटी वैक्सीन तैयार हो जाने के बाद उसकी पहचान, फाइनेंस, खरीद, वितरण आदि पर ध्यान देगी और जल्द से जल्द सभी भारतीयों तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करेगी। तो वीके पाल जो सदस्य हैं और इस कमेटी के तो अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने चेतावनी दी कि अभी ठंड यानी सर्दी की सीजन में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है, इसलिए अब बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन हो सकता है कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा है, ये डॉक्टर नरेंद्र भंडारी हैं और राजस्थान के जोधपुर से हैं, इसलिए इन पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जोधपुर को
सूर्य नगरी भी कहा जाता है और राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी का भी दर्जा प्राप्त है। अब डॉक्टर नरेंद्र भंडारी पे क्वेश्चन क्यों आएगा? क्योंकि यह बेनू के नमूने जांचने वाली टीम में शामिल है और यह इसरो से भी जुड़े हुए ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब यह बेनू क्या है? यह बेनू एस्टेरॉइड है, यानी एस्टेरॉइड का मतलब क्या है? क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, यह फिर एक क्वेश्चन है। जो ग्रह है ना, मंगल और बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों के मध्य चक्कर लगा रहे खगोलीय पिंड उन्हें एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह कहते हैं और इनकी संख्या लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख है। अब अभी यह अंतरिक्ष, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, NASA, उसका स्पेस क्राफ्ट है ओसिरिस रेक्स। यह इस बेनू पर उतरने की कोशिश करने वाला है। यह बेनू 4.5 बिलियन वर्ष पुराना है। 1 बिलियन यानी 1 अरब वर्ष, तो 4.5 बिलियन यानी 4.5 अरब वर्ष पुराना है। उस समय हमारा सोलर सिस्टम बना ही था, तो बेनू को एक तरह से टाइम कैप्सूल भी मान सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देखिए एक और चित्र दिखाई दे रहा है, यह है डॉक्टर गौरव शर्मा। अब इन पर क्वेश्चन क्यों आएगा? अभी ये न्यूजीलैंड में सांसद बने हैं। कौन सी पार्टी से? तो लेबर पार्टी, जो फिलहाल सत्ता में है। कहाँ की सीट पर ये जीते हैं? हैमिल्टन। अब ये मूल रूप से भारत में कहाँ से हैं? तो डॉक्टर गौरव शर्मा भारत के हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के हैं। यहाँ पर फिर ध्यान होना चाहिए आपको कि लेबर पार्टी की ओर से अभी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न बनी है। वह लगातार दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी है, महिला है और 24 सालों में पहली बार न्यूजीलैंड में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वायुसेना की विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमानन, इनका निधन हो गया है। अब इन पर क्वेश्चन क्यों आएगा? एक तो सेना से है, महिला है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वह वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। नेक्स्ट, 2019 में घरेलू पर्यटकों में सबसे नंबर 1 कौन सा राज्य रहा? तो सब नंबर 1 रहा उत्तर प्रदेश। 53 करोड़ 60 लाख घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया है। कभी आपसे प्रश्न पूछे कि यह पर्यटकों की संख्या संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो भारतीय पर्यटन सांख्यिकी। अब विदेशी जो पर्यटक है उसके मामले में उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका आधार वर्ष यानी बेस वर्ष अब क्या होने जा रहा है? 2016। पहले इसका बेस ईयर क्या था? 2001। यह कार्य करने का यानी ये बेस ईयर डिसाइड करने का जिम्मा किसका है? श्रम ब्यूरो। और क्या डिसाइड हुआ है कि अब हर 5 वर्ष में बेस ईयर बदलेगा यानी आधार वर्ष बदलेगा। अब इसके पीछे अब एक इम्पोर्टेंट और क्या ट्रेंड आ रहा है कि नए इंडेक्स में शिक्षा, स्वास्थ्य, हाउसिंग, ट्रेवल और ट्रांसपोर्टेशन आदि को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब थोड़ा इनका महत्व बढ़ाया जाएगा इस इंडेक्स को डिसाइड करने में। नेक्स्ट, अभी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स यानी विश्व भूख सूचकांक जारी हुआ है। अब उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा कि कितने मानदंडों पर यह सूचकांक बनाया गया है? तो 4 सूचकांक। अब वो 4 सूचकांक कौन कौन से हैं? पहला तो है भोजन में समुचित कैलोरी, दूसरा है बच्चों का कद छोटा होना, तीसरा है उम्र के अकॉर्डिंग वजन का कम होना और चौथा है बाल मृत्यु। भारत में कैलोरी यानी ऊर्जा और पोषक तत्वों का भोजन में शामिल नहीं होना और गंदगी के कारण बच्चों का डायरिया का शिकार होना, यह बाल मृत्यु का प्रमुख कारण है। अब यहाँ पर देख लीजिए स्थिति क्या है कि अभी ये जो इंडेक्स जारी हुआ है इसमें 107 देशों में भारत 94 स्थान पर है और पिछले वर्ष जब 117 देशों का इंडेक्स जारी हुआ था उसमें हम 102वें स्थान पर थे। अब सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि हम भूख सूचकांक में इतने पिछड़े हुए हैं जबकि अनाज की कोई कमी नहीं है। क्यों?
सरकार के पास अनाज भंडारण क्षमता से भी दुगना था और जो अनाज 19 रुपये किलो में किसान से खरीदा उसके रख रखाव का खर्चा ही 18 रुपये पड़ा था। इसलिए देख लीजिए कि अगर मैनेजमेंट व्यवस्थित किया जाए तो हम इस इंडेक्स में बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, भूख सूचकांक के साथ ही कुछ और ऐसे पॉइंट्स जो परीक्षा के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। एक यहाँ पर कोरिलेशन आया है कि अपराध ज़्यादा होने का कारण गरीबी का ज़्यादा होना है। क्यों? क्योंकि देश में 97% कैदी निम्न आय वर्ग से अर्थात गरीब हैं। अब पुलिस अपराध क्यों नहीं रोक पा रही है? क्योंकि देश का औसत क्या है, 1 लाख की जनसंख्या पर मात्र 151 पुलिस वाले हैं। इनमें तो बिहार में हालत और ख़राब है, वहाँ पर 1 लाख की आबादी पर मात्र 62 पुलिसकर्मी हैं। और जितने पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं देश में, उनमें भी 39% गैर पुलिसिया काम में लगे हुए हैं, मतलब जो पुलिस का मूल रूप से कार्य है उससे अलग हटकर। अब फैसलों में देरी की वजह और क्या है कि 1 लाख की आबादी पर मात्र 2 जज हैं, जबकि मानदंडों के अनुसार जज 6 होने चाहिए, यानी 3 गुना कम है। तो इसी स्थिति में कानून और ये जो व्यवस्था है उसमें गिरावट आना स्वाभाविक है। नेक्स्ट, सरकारी योजनाओं पर प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। कभी पूछे कब शुरू हुई थी? 2014 में। इस योजना में क्या विशेषता है? 0 बैलेंस पर खाता खोला जाता है, यानी कोई पैसा अगर जमा नहीं भी कराएंगे राशि तो भी खाता खुल जाएगा। वर्तमान जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग 40 करोड़ 98 लाख यानी लगभग 41 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इनमें जमा राशि 1,30,000 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। अब टारगेट क्या रखा गया है? हर परिवार से एक अकाउंट खोला जाए। अब क्या सुविधा है? इन खातों में 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। नेक्स्ट, 2061 में 161 करोड़ जो आबादी है वो पहुंचने के बाद भारत की आबादी घटने लगेगी। अब यह अनुमान किसने लगाया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के भी किस ब्रांच ने लगाया? पॉपुलेशन डिवीजन ने। एक और फैक्ट है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, उसने एक और अनुमान लगाया है कि वर्ष 2020 में भारत का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो 910 रहने का अनुमान है। अब लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। यहाँ पर आपको बता दें कि जो बायोलॉजिकल फैक्ट है कि 1000 बच्चियों पर 1050 लड़के जन्म लेते हैं, ये एक नेचुरल फैक्ट है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो 910 भारत का सेक्स रेशो का जो अनुमान है, यह चीन को छोड़कर विश्व के अन्य सभी देशों से कम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में आ भी चुका है। विकास स्वरूप कौन है? तो फिलहाल विदेश मंत्रालय में सचिव है, पश्चिमी प्रभाग में। अब ये क्यों प्रसिद्ध है? इन्होंने 3 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें से एक उपन्यास है Q&A। अब ये क्वेश्चन आवे कि Q&A पर कौन सी फिल्म बनी है? तो स्लम डॉग मिलियनेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि देश का पहला ऐसा पार्क जहां से रेल, सड़क, हवाई और जल मार्ग सभी की सीधी कनेक्टिविटी होगी, ऐसा पहला पार्क कहां पर बन रहा है? असोम में। नेक्स्ट, आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया से भी क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल विश्व में 5G, इसका पूरा नाम है 5th जनरेशन। तो 5G नेटवर्क से डाउनलोड की सबसे ज़्यादा तेज स्पीड किस देश की है? तो सऊदी अरब की। दूसरे नंबर पर कौन है? दक्षिण कोरिया। अब जो सऊदी अरब की स्पीड है ना, औसत वो मैं आपको बता दूं 377.2 Mbps। अब 5G से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स कि 5G सेवा है 2 स्पेक्ट्रम पर निर्भर होती है। वो है 700 मेगाहर्ट्ज और 3300 से लेकर 3600 की मेगाहर्ट्ज की रेंज। अब जो 700 मेगाहर्ट्ज है इसकी कीमत 328 अरब रुपये है, जो बहुत ज़्यादा है। वहीं पर 3300 से 3600 मेगाहर्ट्ज वाला जो स्पेक्ट्रम है
यह कंपैरेटिवली सस्ता है और इसकी कीमत प्रति मेगाहर्ट्ज 4.9 यानी लगभग 5 अरब रुपये है और इन दोनों स्पेक्ट्रम का अभी उपयोग 4G में हो रहा है। अब देख लीजिए कि जो 5G है ना, इसकी कमर्शियल लॉन्चिंग दुनिया के 26 देशों में हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसके ग्राहक केवल 1 करोड़ है। ऐसा माना जा रहा है 2025 तक इसके ग्राहक 280 करोड़ रुपये हो जाएंगे, 280 करोड़ हो जाएंगे, सॉरी। नेक्स्ट, कभी क्वेश्चन आवे कि हाल ही में किस देश में डॉक्टरों को ये छूट दी गई या अनुमति दी गई है कि वे लाइलाज या गंभीर रूप से बीमार बच्चों का जीवन खत्म कर सकते हैं, तो वह देश है नीदरलैंड। लेकिन एक प्रावधान और किया गया है कि डॉक्टरों को बच्चों के माता पिता से इजाज़त लेनी होगी। 3 यूरोपीय देशों में भी प्रावधान है, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड। यहाँ पर याद रखिए इस तरह की जो व्यवस्था इसको बोलते हैं यूथेनेसिया, हिंदी में इसे बोलते हैं इच्छा मृत्यु। यानी जब व्यक्ति के या मरीज के जीने की कोई संभावना नहीं हो और जिस तरह से वो मशीनी या कृत्रिम तरीके से दर्दनाक जिंदगी जी रहा हो, तो फिर उसे स्वेच्छा से या चिकित्सकीय उपकरणों की सहायता से मृत्यु को प्राप्त करने की अनुमति है। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को छूट दे रखी है, क्योंकि जिस तरह से अनुच्छेद 21 में जो कि जीने का अधिकार है, उसी में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। नेक्स्ट, राजस्थान से ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के फील्ड से। सरकार राजस्थान के 13 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी IGNP उसमें 25 बीघा जमीन देने जा रही है। अब उन 13 खिलाड़ियों में से जिन पर परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं उनके नाम देख लीजिए। कभी पूछेगी सुमित्रा शर्मा कौन है, तो इंचियोन एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता है। किस खेल से संबंधित है, तो कबड्डी से। फिर आ जावे कि भाई ओम प्रकाश कौन है, नौकायन खिलाड़ी है, कहाँ के हैं, झुंझुनू के हैं। अब इनकी अचीवमेंट क्या है, जकार्ता एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट यानी स्वर्ण पदक विजेता है। नेक्स्ट, एक और इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जितेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है, तो घुड़सवारी से। कहाँ से हैं, तो बाड़मेर से हैं। इन्होंने भी जकार्ता एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल लिया था यानी रजत पदक। फिर शालिनी पाठक किस खेल से संबंधित है, तो कबड्डी से। कहाँ की है, जयपुर की है। फिर देख लीजिए कि जयपुर के ही राजू लाल वह भी कबड्डी के हैं और कांस्य पदक विजेता हैं। आपकी स्क्रीन पर शिखर धवन का फोटो दिख रहा है। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। कौन सी टीम से खेल रहे हैं, दिल्ली के ओपनर हैं और पंजाब के खिलाफ इन्होंने यह पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद पंजाब यह मैच 5 विकेट से जीत गया। स्पोर्ट्स से ही एक और क्वेश्चन, विश्व की नंबर 1 निशानेबाज कौन है, एलावेनिल वलारीवान। याद रखिए नाम से आपको जरूर कन्फ्यूजन हो सकता है, पर यह भारत की हैं और हाल ही में इन्होंने बांग्लादेश में एयर राइफल चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने जो हिस्सा अनधिकृत तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है, गिलगिट बाल्टिस्तान, वहाँ पर 22 अक्टूबर को पाकिस्तान प्रतिरोध दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तानी सेना को हटाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था। कब किया था, 22 अक्टूबर 1947। उस अभियान को क्या नाम दिया था पाकिस्तान ने, ऑपरेशन गुलमर्ग। 40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और हमलावर कबायलियों की भैंस में पहुंचे थे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि जिसकी खेती भारत में पहली बार शुरू की जा रही है, किसकी, कौन सा मसाला है वो, तो हींग। याद रखिए कि हींग का एक और नाम है असाफोटिडा, बायोलॉजिकल नेम है। कहाँ पर की जा रही है, तो हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में। कारण क्या है, यहाँ की जो ठंडी रेगिस्तानी परिस्थितियाँ हैं ना, वहाँ पर जो बंजर जमीन है वह हींग की पैदावार के लिए मतलब सही है।
हींग प्रमुख मसाला है, भारत में उच्च मूल्य की मसाला फसल है। अब तक हम इसको कहाँ से मंगा रहे थे? अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से। हर साल कितनी आयात कर रहे थे? 1200 टन कच्ची हींग। यहाँ पर टन का मतलब क्या होता है? 10 क्विंटल, और हर क्विंटल में कितने होते हैं? 100 किलो, इसलिए एक टन मतलब कितना होता है? 1000 किलो। और हींग के आयात पर हम 740 करोड़ रुपये खर्च कर रहे थे हर वर्ष। नेक्स्ट, चीन के साथ लद्दाख में सीमा विवाद हमारा चल ही रहा है। इस बीच हम यानी भारत ताइवान के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूती बना रहा है। इससे दुनिया भर में एक स्पष्ट मैसेज जाएगा कि भारत अब चीन की वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता है। यहाँ पर आपके लिए परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि ताइवान की राजधानी ताइपे है और 17 और 18 अगस्त की जो मध्य रात्रि है 1945 में यहीं पर एक जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के तौर पर मानते हैं, ठीक है ना, और जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था, आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर थे, और जिन्होंने अपने आप को उस समय जो उनकी कोशिश चल रही थी भारत को आज़ाद करना, तो स्वयं को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया था। और महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता संबोधन सबसे पहले प्रयुक्त किया था। तो उस विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संदिग्ध मृत्यु संबंधी जो बातें होती है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, अभी अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में चूंकि वर्ल्ड पावर है और भारत के साथ मजबूत संबंध भी है, कई भारतवंशी भी वहाँ चुनाव में है। स्पेशली उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की जो कैंडिडेट है कमला हैरिस, वह भी भारतीय मूल की है। तो ऐसे में वहाँ के चुनाव से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ सकता है और कुछ शब्दावलियों पर भी प्रश्न बनते हैं। तो अभी वहाँ पर एक चल रहा है एक रुझान कि समोसा काकस फिर जीत सकता है। तो समोसा काकस क्या है? भारतीय अमेरिकी सांसदों के अनौपचारिक समूह के लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है। समोसा काकस शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजा कृष्णमूर्ति ने। अब इस समोसा काकस में फिलहाल कितने मेंबर हैं? 6 हैं। 5 तो प्रतिनिधि सभा से और एक सीनेटर। अब उन सीनेटर का क्या नाम है? कमला हैरिस। धन्यवाद। जय हिंद।